हम्म इसकी लैंग्वेज भी बड़ी वो है, अजीब सी, और उसकी बुक भी बड़ी है। हम्म, बुक बड़ी है। मतलब जैसे अब जैसे ये अगस्त ऑफर है ना, हाँ भाई इसको इसके बारे में हमको पता है, हम्म तो फिर लेकिन हमको चाहिए कि पॉइंट पॉइंट बनाने वाला, उसके लिए कौन सी सही बुक रहेगी जिसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखाओ बस। स्पेक्ट्रम से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट किसी में भी नहीं उसमें मिलेगा। पूरी इतनी बड़ी चीज लिखी है हाँ भाई, बस वही है वो जो भी है। वही तो। हाँ वो तो मोटी सी छोटी सी। हाँ वही है जो भी है, ठीक है। बाकी वाली में, बाकी बिपिन चंद्रा देख लो तो उसमें तो बिल्कुल स्टोरी है, बिल्कुल स्टोरी पे। स्टोरी लाइन पे है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी पॉइंट वाइज होते थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं खुद कह रहा हूँ स्पेक्ट्रम में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रीलिम्स का मटेरियल छोड़ दिया हुआ है बीच में। अब मैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मैं आपको भेज भाई दूंगा। इजी तरीका क्या है स्पेक्ट्रम पढ़ने का, ऐसे मुझे जिससे समझ भी आ जाए, क्योंकि उसका एक पेज पढ़ो ना हम्म। तो दूसरा पेज भूल ही जाता है। अब एक्चुअल में ऐसा है कि इतनी बड़ी बुक है और इतनी इन्फॉर्मेशन है उसमें, फालतू की इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक तो है। उसके नोट्स भी नहीं बनते, नहीं बनते नोट्स अभी। उसके नोट्स भी नहीं बनते। प्रॉब्लम ये है कि उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिसको आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा कि दिमाग में बिठानी कौन सी और कौन सी नहीं बिठानी, ठीक है। अभी फालतू में एक्स्ट्रा डेट्स दी हुई हैं कि हाँ सुभाष चंद्र बोस इतनी तारीख को वहाँ पहुँचे, ठीक है। तो वो आपको इतनी तारीखें तो कोई नहीं पूछने वाला, कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को ये याद रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी दिया होगा कि उनकी रेजोल्यूशन कौन से दिन में पास हुई, ये डेट थी, इस दिन फिर फलाना इवेंट हो गया। तो इतनी डेट्स आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिप्स मिशन कब आया, हाँ ठीक है 1942 में आया, ठीक है। लेकिन अब बोलोगे कि हाँ 15 मार्च या 20 मार्च या 25 मार्च को आया, तो इतना मतलब आपको बस इवेंट्स कनेक्ट करने आने चाहिए कि इसके बाद ये हुआ और उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। और ईयर्स कम से कम याद रख लेना। मतलब उसकी कोई तरीका है कि कैसे पढ़ना, कि मतलब अब इतना तो पढ़ना तो इतना तो फिर पागल ही लगेंगे 6 महीने उसी को। नहीं 6 महीने तो नहीं लगते। मेरे को तो लग ही जाएंगे जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उसका। तो ऐसे मेरे को पूरा पता है कि हाँ भाई ये इवेंट ऐसे हुआ था, ये डेट, लेकिन फिर नोट्स बनाने ना, वो कैसे बनाने फिर नोट्स, नोट्स बनाने क्यों, नोट्स मैंने बना के दिए तो हैं आपको। लेकिन मेरा बीच बीच से रह गया ना फिर वो। अब आपने नहीं की, उसमें मेरी क्या गलती है। फिर मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, अब आप क्लास नहीं आओगे तो उसमें मैं क्या कर नहीं, सकता उसके हूँ। पेज पढ़े मेरे पास, हाँ लेकिन फिर आप बोल रहे हैं ना बीच बीच से रह गए, एक बार पूछा बीच था। से, मैं कह रहा हूँ मैंने प्रीलिम्स का मटेरियल छोड़ा है कुछ, वो भी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ तो वो स्पेक्ट्रम के लास्ट में पेजेस होते हैं, उसमें सारा वो प्रीलिम्स की डिटेल रहती है कि हाँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन तब बनी, या फिर ये वाला न्यूज़पेपर इसने स्टार्ट किया तब किया। अब मैं ना ही मतलब मेरे पास इतना टाइम है और ना ही वो उसकी कोई इफेक्टिविटी है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के वो एक एक चीज़ लिखाता रहूँ, ठीक है। जब आपके पास ऑलरेडी बुक में वैसे फॉर्मेट में पड़ी हुई है तो क्या सेंस बनती है उस पर वही चीज़ दोबारा लिखाने की, ठीक है। यहाँ तो कुछ शॉर्ट करके लिखाना हो तो भी है ना। उसमें क्या, उसमें डायरेक्ट ये न्यूज़पेपर इसने स्टार्ट किया, इतनी इस ईयर में स्टार्ट किया, बस यही इन्फॉर्मेशन है। ये न्यूज़पेपर इसने स्टार्ट किया और ये ऑर्गेनाइजेशन इसने स्टार्ट की। प्रीलिम्स के लिए यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने छोड़ी हुई है, ठीक है। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर किया है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और जो भी जैसे एक्सप्लेनेशंस हैं। ऐसा कर हाँ सकते हैं, जैसे एक बुक है ना मेरे पास, अरिहंत की, वो इतनी मोटी होती है, उसमें क्या हिस्ट्री का पोर्शन, लेकिन उसमें क्या पूरे टॉपिक, सारे टॉपिक है, लेकिन उसमें टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट है, तो उसी टॉपिक के हमने मान लो हिस्ट्री पता होगी, हाँ ऐसे स्टोरी पता है, और पॉइंट उधर से चेंज एक करने हैं। बात सुनो, ठीक है। जो निकाल रहे हैं सभी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरिहांत स्टैंडर्ड बुक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब बाकी आपकी चॉइस है आपको मेरे क्या को करना ये है। है, मेरे को लेकिन ये है। मुझे मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप अभी जब 2 साल बाद आपको पेपर देना है, अभी से शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो, ठीक है। शॉर्टकट उसके लिए होता है जिसको 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और 4 महीने के बाद एग्ज़ाम देना है। आपके पास टाइम भी है, पढ़ो स्टैंडर्ड मटेरियल। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो लॉस नहीं है उसका कुछ, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ही निकलते हैं। मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री में इसलिए निकलते हैं क्योंकि मेरे पास है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का कितना टफ पेपर आया था, ऑलमोस्ट उसमें मेरे 13-14 में से कुछ 10 ठीक हो गए हैं, और 1-2 खराब हुआ और 1-2 मैंने छोड़ दिया। यूपीएससी का जो जो पॉलिटिकल क्वेश्चन आया था, वो हाँ लक्ष्मीकांत से कहाँ आया था? हाँ। तो लक्ष्मीकांत, आपको क्यों लगता है अब लक्ष्मीकांत से आने वाला वो। देखो मैंने देखा ना वो गवर्नेंस वाली जो बुक नहीं होती सबसे, ये मैंने कभी नहीं बुक इधर से, कौन सी। हाँ ये वाली, इधर से आए हैं सीधे सीधे दो तीन क्वेश्चन, एक जो लॉ वाला आया था, कौन सा। लॉ ऑफ प्रोसेस वाला कुछ ऐसे था ड्यू क्वेश्चन। प्रोसेस वाला। हाँ, सोशल हाँ ऑफ ह्यूमन जस्टिस,
हाँ। वो इधर से आया, पूरा अच्छा। टॉपिक दिया हुआ इधर। और एक है नेशनल सेक्रेटरी बॉडीज, हम्म। इधर पूरा टॉपिक दिया उसका। और कॉजी जुडिशियल बॉडीज, तीन हाँ। क्वेश्चन बने, जितने चार क्वेश्चन पढ़े वो मेरे को इधर से मिल गए। अच्छा। तो लक्ष्मीकांत वो तो ऐसे पढ़ी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लक्ष्मीकांत से आता नहीं है। लक्ष्मीकांत से ऑलमोस्ट 50 to 70% क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से निकलते हैं। अभी यूपीएससी ट्रेंड चेंज कर रहा है, लेकिन केएस का अगर आप पिछले साल का देखो तो 11 में से 10 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के ही हैं और ऑलमोस्ट अभी वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो अच्छा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरी एक नई बुक पढ़ोगे, वो मुझे कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगता। सिलेबस में है। जैसे आप सिलेबस देखो उसका, वही हाँ। मैंने पूछ रहा था। पॉलिटी का सिलेबस है ना, उधर दिया गवर्नेंस, फिर दिया हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स वाला, और फिर दिया सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हाँ। वो आ गया अलग टॉपिक। हाँ। तो सोशल जस्टिस हमें कहाँ से कवर करना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में वो अलग आ गया। हाँ। फिर ये सर सिलेबस है ना, जैसे ये सोशल जस्टिस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती, उसके लिए सोशल जस्टिस का मतलब है पॉलिसी सरकार की कौन सी हैं। पॉलिसी वाला इसमें नया टॉपिक। हाँ, तो यहाँ से कर लो फिर। फिर ये देखो सर, ये तीन ये था ना, तो ये मतलब कहाँ कहाँ से कवर करने हैं। ये सबसे पहले तो क्लासेस का वेट करो, ठीक है। क्लासेस खत्म हो गई अब, कहाँ क्लासेस खत्म हुई? पॉलिटी की खत्म हुई है, बाकी थोड़ी हुई है। पॉलिटी के लिए है लक्ष्मीकांत, पढ़ो उसको, एनसीईआरटी पढ़ो, बस वहीं से निकलता है सारा, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा तो कोई मतलब ये, लेकिन फिर जो सर ने अभी मीटिंग से कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ दिए हैं, हाँ, जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे, लक्ष्मीकांत पढ़ो ना, निकलता है वहाँ से सब। वो तो पढ़ते जाइए। हाँ, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी सही से, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ से निकल जाता है ऑलमोस्ट सब, नहीं है इतनी टेंशन, ठीक है। आपका ये है कि आपको पढ़ने से पहले ही सारे आंसर चाहिए। नहीं, लेकिन हाँ। ऐसे मेरे को चाहिए कि पढ़ना ही उतना है कि जितना जहाँ से आता हो, एक्स्ट्रा नहीं। अभी यूपीएससी ने कोई सोर्स तो आपके लिए मेंशन किया नहीं है, उन्होंने टॉपिक बताया है, ठीक है। उन्होंने थोड़ी कहा है लक्ष्मीकांत पढ़ो, लेकिन ये उसमें कवर किया है जब उन्होंने ऑलमोस्ट, और सभी वही पढ़ रहे हैं। जो फेल हो रहा है वो भी पढ़ रहा है, जो टॉप कर रहा है वो भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो तो पढ़नी ही पढ़नी है ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और ना ही कोई ऐसे नोट्स मिलेंगे जिसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन होगी नोट्स में भी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होंगे और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा। पॉलिटी में नोट्स बनाना थोड़ा ना टफ हो जाता है। हाँ, हैंडमेड्स नोट्स बेटर रहते हैं। हाँ, और क्या, ठीक है। 1940 में आई पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन या इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो जोग्राफिकली कॉन्टिग्यूस एरिया है वेस्ट में और ईस्ट में, उनको अलग से अलग अलग प्रोविंस बना दो और फिर वैसे ही आगे प्लान फॉरवर्ड करो। और फाइनली 1940 के अगस्त में आ जाता है अपना अगस्त ऑफर। क्या ऑफर किया था अगस्त ऑफर में? सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस। ये पहला सा टाइम था जब उन्होंने खुद ऑफर किया कि हाँ डोमिनियन स्टेटस ले लो। इससे पहले वो कभी डोमिनियन स्टेटस के लिए माने ही नहीं, क्योंकि 1935 एक्ट बना था किसके बेसिस पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन था, जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई नाम ही नहीं था, और डोमिनियन स्टेटस का नाम 35 एक्ट में भी नहीं था। तो फाइनली अगस्त ऑफर में ये हमें कहते हैं डोमिनियन स्टेटस ले लो और एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव की नहीं, कि जितने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे, और वॉर के बाद असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जिसमें मेजरली आपके लोग होंगे, ठीक है। मेजरली इंडियंस होंगे, लेकिन कुछ लोग ब्रिटिशर्स भी होंगे। तो इसी बात पे प्रॉब्लम फंस जाती है कि हमें अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आप क्या करोगे वहाँ पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? उसमें सभी लोग हमारे ही होने चाहिए। यस, उन्होंने कहा कि कोई भी आगे डेवलपमेंट नहीं होगी माइनॉरिटीज़ के कंसेंसस के बिना, माइनॉरिटीज़ से पूछ के ही जो भी होगा आगे होगा, ठीक है। हाँ, और वो मानते नहीं थे। जिन्ना,
पार्टीशन ऑफ बंगाल में उसका कोई रोल नहीं था। इंडिया का। हाँ, जिन्ना पहले कांग्रेस का मेंबर था और वो पाकिस्तानी था भी नहीं, वो बॉम्बे में रहता था, ठीक है। और हाँ, और उसका स्टेटस ऐसा था, मतलब ये ऑलमोस्ट जितनी भी कांग्रेस थी या नेशनल मूवमेंट थी, ये ऑलमोस्ट वकीलों का हब था। जितने भी देश के सबसे बड़े बड़े वकील थे वो सारे कांग्रेस के मेंबर थे और या फिर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। मान लो जहाँ पे गांधी और नेहरू जैसे लोग लॉयर्स हैं, वहाँ पे जिन्ना का स्टेटस इतना है, मतलब जिन्ना वकालत में आज के टाइम का मान लो कौन अभी टॉप है, कपिल सिब्बल है, या फिर और भी काफ़ी हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। मतलब गांधी जी खुद मानते हैं कि मैं एक अच्छा वकील नहीं था और उस टाइम पे जिन्ना जो था वो टॉप लेवल का था, ठीक है। तो जिन्ना की पर्सनैलिटी उस टाइम की आप इमेजिन कर सकते हो, पूरा कोट पैंट पहन के बिल्कुल एकदम टिप टॉप वाला बंदा, ठीक है। पहले कांग्रेस में पार्टिसिपेट करता था, कांग्रेस का मेंबर था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा रेडिकलाइज होके मुस्लिम लीग में चला गया और फिर कहीं ना कहीं अभी इतना हाई फाई बंदा तो वो चाहेगा कि उसकी भी बात सुनी जाए, ठीक है। लेकिन उसको पता चल गया कि कांग्रेस में ऑलरेडी उसके लिए कुछ जगह है नहीं खास, क्योंकि अगर कांग्रेस में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, तो फाइनली जब उसको लगा कि हाँ मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब ऑब्वियसली मिल सकता है कोई पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन पीएम की पोस्ट तो नहीं मिल सकती ना, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, रेडिकलाइज होना शुरू हो गया और पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने लगा। और फिर धीरे धीरे जो जो इलेक्शंस होती गई उनमें वोटिंग पूरी कॉम्युनलाइज बेसिस पे होने लगी और जिन्ना को और ज़्यादा पुश मिला कि हाँ अब तो कुछ होके रहेगा। और फाइनली 1940s आते आते वो कहीं ना कहीं उसका प्लान पूरा कंक्रीट हो गया था कि अब तो हाँ, उसने लिखा भी था पार्टीशन के बाद मैंने अपने ऑफिस में बैठ के एक प्रिंटर और एक असिस्टेंट की हेल्प से एक देश को आज़ाद करवा दिया, ठीक है। मतलब कह रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, मैं बस एक ऑर्डर पास करता था और पूरी जनता मोबिलाइज हो जाती थी, ठीक है। तो 1940 अगस्त आफर के बाद क्या होता है, क्रिप्स मूवमेंट बाद में आएगी, सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह है। क्रिप्स 1940 का जो अगस्त ऑफर है उसमें कुछ कंक्रीट सोल्यूशन नहीं आया, तो गांधी जी को लगा अब तो कुछ मूवमेंट चलानी ही पड़ेगी। तो फाइनली उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह की कॉल दी कि हर लोकेलिटी में कुछ लोग इंडिविजुअली सत्याग्रह करेंगे और वॉर के अगेंस्ट बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि हम वॉर के अगेंस्ट बात कर सकें, ठीक है, एंटी वॉर रेजोल्यूशन इनडायरेक्टली, ठीक है। और फिर गांधी जी का ये भी मानना था कि ब्रिटिशर्स कहीं ये ना मान ले कि ये भी प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, ये भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। अगर एक एक लोग भी एक एक लोकेलिटी से इकट्ठा होगा तो भी हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्रिटिशर्स के बीच में ये मैसेज चले जाएगा कि निगोसिएशन ज़रूरी है, अदरवाइज ये मूवमेंट प्रोपगेट करके एक फुल फ्लैश मूवमेंट बन जाएगी। और फाइनली ऐसा ही होता है, ऑलमोस्ट 1940s का ये इवेंट है और 41 तक कुछ 25 से 30 हज़ार लोग अरेस्ट कर दिए जाते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के केस में। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे पहले किया था विनोबा भावे ने और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, और फिर धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसे ही मूवमेंट प्रोपगेट हो जाएगा और फिर उन्होंने कॉल दी दिल्ली चलो की, ठीक है, कि सब मिलके दिल्ली जाएंगे और कूच करेंगे सरकार पे। तो फाइनली अभी 1942 आ गया है, 1942 में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। 1941 तक रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1939 में जब वॉर स्टार्ट हुई तब जर्मनी और रशिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि नॉन अग्रेशन पैक्ट, कि हम दोनों एक दूसरे पे अग्रेशन नहीं करेंगे। नॉन अग्रेशन पैक्ट, जिससे उन्होंने इंटरनली ये डिसाइड कर दिया था कि तुम पोलैंड पे अटैक करो, वेस्ट से हम करेंगे ईस्ट से, दोनों पोलैंड को मिलकर कर लेंगे डिवाइड, आराम से बैठ के खाएंगे, ठीक है। लेकिन जब जर्मनी और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन हो गया तो कहीं ना कहीं जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री थी उनको लगा कि अब तो सिचुएशन सारी ख़राब हो गई है। सिचुएशन ख़राब क्यों? फॉर एग्जांपल जर्मनी है फासिस्ट और रशिया है
कम्युनिस्ट। ब्रिटेन और फ्रांस उस टाइम के मेन एम्पायर थे, उनको लगा कि हम जर्मनी का यूज़ करके फ्रांस को रोक देंगे, कि यहाँ पे हम हिटलर को इतनी पावर दे देंगे कि कम्युनिज्म प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा वेस्ट की तरफ। ये है रशिया, है ना, और यहाँ पे है जर्मनी। तो जर्मनी मान लो एक दीवार बन के रहेगा ताकि फ्रांस और यूरोप तक या फिर ब्रिटेन तक कम्युनिज्म आ ही ना पाए, कि हिटलर इतना पावरफुल हो जाएगा वो कम्युनिस्ट को रोक के रखेगा, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को रोक के रखेगा कि वो वेस्ट में ना आ पाए। लेकिन जब इन दोनों ने ही पैक्ट साइन कर लिया तो अब तो कुछ बचता नहीं है इनके पास, और ये फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट जर्मनी। और फिर 1941 के बाद रशिया भी ज्वाइन कर लेता है ब्रिटेन को। और उस टाइम तक क्या हो गया होता है, जर्मनी ने नीदरलैंड्स, फ्रांस और बेल्जियम तीनों पे ऑलमोस्ट उसकी फोर्सेस पहुंच चुकी होती हैं, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस। तो फ्रांस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हार मारने की कगार पे है। वो देख रहा है कि ब्रिटेन आके हेल्प करेगा, और ब्रिटेन पे तो ऐसी बॉम्बिंग हो रही है, उसकी सिटीज़ ऐसी तबाह कर दी हुई हैं, ठीक है, इंस्टेंट बॉम्बिंग हो रही है पूरे रॉकेट से, कि ब्रिटेन को खुद समझ नहीं आ रहा कैसे रोका जाए जर्मनी को। वहाँ से जर्मनी रशिया पे भी अटैक करने शुरू हो गया है, और फिर रशिया भी परेशान है कि अब होगा क्या, ठीक है। और इसी टाइम के बीच अभी ब्रिटेन को लगता है कि इंडिया को तो अब इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, इंडिया की फुल सपोर्ट चाहिए। और इसलिए भी चाहिए क्योंकि इस टाइम तक क्या हुआ है, जापान ने भी पूरा मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, ये सारा उसने अपने कब्जे में ले लिया है। और अभी बर्मा से सीधा लिंक है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, कि अब बर्मा के बाद जापान का टारगेट क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट, और फिर वो फाइनली इंडिया में आएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। इंडिया के भी माइंड में एक फेयर था कि अगर जापानीज़ आ गए, पहले हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, फिर कहीं जापानीज़ कॉलोनी ना बन के रह जाएं, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि अभी टाइम है कुछ करने का। इसी बीच ब्रिटिश सरकार क्रिप्स को भेजती है इन मार्च 1942 कि जल्दी से कोई सेटलमेंट लेके आओ यार, ये मान क्यों नहीं रहे, किसी सेटलमेंट में पहुंचाओ इनको, और इनको बोलो कि हाँ हमें सपोर्ट करें हमारे वॉर एफर्ट्स में। तो फाइनली 42 में क्रिप्स आता है और फिर कुछ प्रपोजल्स रखता है हमारे सामने। फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रपोजल थे क्रिप्स के? एक ही बैटल हुआ है इंडिया में, बैटल ऑफ कोहिमा, वो भी नागालैंड वाली साइड, थोड़ा बहुत, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। और फिर 1944 में हुआ था वो। और फिर उसके बाद वो जापानीज़ आर्मी सरेंडर कर देती है 45 में, बैटल ऑफ कोहिमा में हार के, और फिर वहाँ से प्रिजनर्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, करते हैं आगे उसके बारे में डिस्कस। फिलहाल क्रिप्स ने क्या प्रपोजल रखे? डोमिनियन स्टेटस, एक पूरा यूनियन बनेगा या फिर फेडरेशन, जिसको कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स का भी और प्रोविंसेस का भी, ठीक है। और सबसे मेन पंगा इन्होंने एक डाल दिया कि जो भी प्रोविंस ज्वाइन नहीं करना चाहता वो अलग से हमारे साथ एग्रीमेंट कर सकता है। इनडायरेक्टली ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन। यहीं से तो पार्टीशन की बात शुरू होगी कि जब उन्होंने कह दिया कि अगर किसी प्रोविंस को ज्वाइन नहीं करना वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे। जिन्ना को लगा हाँ ये तो अच्छा चांस है, हमारा पंजाब भी ज्वाइन नहीं करेगा, हम अलग से एग्रीमेंट करेंगे, हमारा सिंध भी ज्वाइन नहीं करेगा, हमारा बंगाल भी ज्वाइन नहीं करेगा, और हमारा बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक जा रही है, जिन्ना बहुत खुश हैं, लेकिन इंडियन लीडर्स कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं कि आपने कहीं ना कहीं सीधी बात कर दी पार्टीशन की, ये तो। और दूसरा उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी सभी आपके मेंबर्स होंगे, सभी इंडियन मेंबर्स होंगे, लेकिन जो प्रिंसेस है वो नॉमिनेट करेंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, यहाँ से हरी सिंह जी भेजेंगे अपने नॉमिनेटेड लोग, जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके डिसाइड करेंगे कि कैसे
कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। उस टाइम पे कुछ 552 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में तो ज़्यादा थे, 552 तो मुझे लगता है इंडिया वाली साइड थे, जितने भी थे। तो ये कुछ प्रोविजंस थे क्रिप्स के, ठीक है। गांधी ने इसको नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि कॉन्स्टेंट असेंबली बनेगी वॉर खत्म होने के बाद, तो फिर अभी इसके बारे में बात करने की क्या बात है कि आप वो चीज़ हमें तब दोगे जब वॉर खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपका स्टांस चेंज हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे किससे कंपेयर कर सकते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल इज अ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, जिसमें कहा है कि 2029 में जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो तब दे देते, अभी क्यों दे रहे हो? अभी ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि तब आप बिल नहीं पास करवा पाओगे जो भी आप अभी करवा पा रहे हो, है ना। अगर इलेक्शन से पहले बिल पास हो रहा है तो इसी इलेक्शन में रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। इस पर अभी कपिल सिब्बल ने भी एक पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा कि 1972 में सेंसस हुआ था, जिसका डेटा फिर डीलिमिटेशन हुई 1976 में, मतलब 4 साल लग गए सेंसस के बाद डीलिमिटेशन करने में, ठीक है। अभी तक सेंसस की कोई डेट आई नहीं है। सेंसस होना था 2021 में, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, क्योंकि एज द रीज़न प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट की कोविड था, ठीक है। 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं, मान लो 3 साल और लगते हैं सेंसस होने में, तो ऑलमोस्ट 2025-6 में जाके सेंसस कहीं आपका कंप्लीट होगा, फिर डीलिमिटेशन कमीशन बनेगी, और फिर जो 2029 का आपका प्रोविजन है उस तक भी आपकी डीलिमिटेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आप कहीं ना कहीं देने जा रहे हो 2034 में। क्या लगता है, वैलिड पॉइंट है नहीं है? जब ऑलरेडी 72 में हुआ था, 4 साल लग गए आपको डीलिमिटेशन करने में, अभी तो सेंसस का कोई अता पता ही नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, तब तक नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लियर करना चाहिए। मेन चीज़ तो वही है ना, अभी बिल लाने की ज़रूरत क्या जब आपको अभी रिजर्वेशन देनी नहीं है। तो अभी आपको याद रहेगा कि गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, ठीक है। ऐसे इवेंट को कनेक्ट करके थोड़ा आप चीज़ों को याद रख सकते हो। फाइनली क्रिप्स आते हैं, और फिर पार्टीशन का इन्होंने प्लान रखा होता है कि जो वाला प्रोविंस में कुछ 60% मेजॉरिटी से आप पास करोगे तो आपको पार्टीशन मिल जाएगा। मतलब आप, अगर आपकी पॉपुलेशन ने 60% ने वोट कर दिया, जितने भी आपके वोटर्स हैं, अगर उनमें 60% मेजॉरिटी आप ले आए, तो फिर आप यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन इशू ये है 60% में कि पंजाब में भी ऑलमोस्ट कुछ 48% पॉपुलेशन हिंदूज़ है, तो मुस्लिम्स के लिए 60% लाना यहाँ पे भी टफ है। और वेस्ट बंगाल या जो भी बंगाल है उस टाइम का, वहाँ पे भी सबस्टांशियल मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे भी ये 60% वाला प्रोविज़न लाना मुश्किल है। तो फाइनली कोई सोल्यूशन इस पर नहीं बनता है, और क्रिप्स की अप्रोच रहती है इधर टेक इट और लीव इट, या तो यही मिलेगा या तो फिर तुम्हारी मर्जी, रहने दो। गांधी हो जाते हैं परेशान कि ये क्या एटीट्यूड है, कुछ भी लेके आते हैं और फिर कुछ हो नहीं रहा, वॉर यहाँ से चल रही है, जापान काफ़ी एग्रेसिव है, अभी तो इनको मज़ा चखाना पड़ेगा। अभी फाइनली कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठती है और गांधी जी को कहती है कि अब देख लो आपको क्या करना है। फाइनली 8 अगस्त 1942 को गांधी जी लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और रेजोल्यूशन पास की जाती है कि हम लेंगे डायरेक्ट इंडिपेंडेंस, तब तक हमारी गवर्नमेंट जैसी है वैसे चलती रहेगी और ब्रिटिशर्स को भगा के ही दम लेंगे। लेकिन 9 अगस्त को सारी टॉप लीडरशिप उठा ली जाती है, कोई भी नहीं छोड़ा जाता। और मूवमेंट जब लीडरशिप लीडरलेस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी, किसी को पता नहीं है किसका ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। और वायलेंस फिर अलग लेवल पे शुरू होता है, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स,
लोग अपने अपने एरिया में अपनी सरकारें बना के बैठे हुए हैं जिनका नाम है पैरेलल गवर्नमेंट्स। यूपी के बलिया जिले में चिट्टू पांडे ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना देते हैं। पैरेलल गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो आपकी सरकार है हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, और फिर फोर्स के यूज से जितने भी कांग्रेस लीडर वहाँ पे अरेस्टेड होते हैं उनको रिहा करवा देते हैं। तमलूक इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बनाई जाती है जातीय सरकार, तो ऑलमोस्ट दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चलती है। ठीक है, इन्होंने तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से बनाई थी क्योंकि इनका काफ़ी देर चला था, 1.5-2 साल। अलग से इन्होंने माउथ पीस मतलब अपना वो न्यूज़पेपर टाइप भी इशू करते थे, बीप्लब, जिससे लोगों को गाइडेंस मिलती रही कि करना क्या है। अलग से इन्होंने वुमेन ग्रुप भी बनाया हुआ था, भागिनी सेना। और पुणे वाले रीजन में प्रति सरकार। ठीक है, तो ये कुछ एरिया था जहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना दी थी, और भी काफ़ी छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिन्होंने सरकार की अथॉरिटी को डिफाई करने का ट्राई किया। स्टूडेंट्स फिर से रोड पे आ गए, वुमेन्स रोड पे आ गई, और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, इंडस्ट्री में लॉकडाउन लगना शुरू हो गए। वर्कर्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जो भी अथॉरिटी के सिंबल थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइंस तोड़ दी, या फिर टेलीग्राफ की जितनी लाइन थी वो ख़राब कर दी। ब्रिटिश की जितनी भी बिल्डिंग थी, ऑफिशियल बिल्डिंग, उन पे जाके अपने झंडे लहरा दिए। यहाँ तो वर्कर्स मेनली कम्युनिस्ट फ्लैग्स यूज़ करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कम्युनिस्ट का कौन सा फ्लैग है? हाथ नहीं है, कम्युनिस्ट एक सिक्कल टाइप होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, घास काटने के लिए। और फिर अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीज अलग अलग यूज़ करती हैं। कुछ का हैमर होता है, ठीक है, कुछ का बीच में यहाँ पे वो गेहूं का होता है बना हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लैग्स थे कम्युनिस्ट के, वो यूज़ करते थे। या फिर कांग्रेस का फ्लैग भी कई बार वहाँ पे होइस्ट करते थे। इनडायरेक्टली पूरा वायलेंस शुरू हो गया। वायलेंस नहीं कहेंगे कि वायलेंस में तो ऐसा है कि आप मार भी रहे हो किसी को, लेकिन यहाँ पे बस क्या हो रहा है, अथॉरिटीज़ के सिंबल्स पे अटैक किया जा रहा है, और फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कि ये लोग क्या करेंगे, सामने नहीं आएंगे। एक तो वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामने आके, रोड पे आके, ये लोग अंडरग्राउंड होके काम कर रहे हैं। जैसे उषा शर्मा थी एक, उन्होंने रेडियो स्टार्ट किया अंडरग्राउंड, वो यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट करती थी कि हाँ अभी ये एक्टिविटी करनी है। ट्रेन के जो ड्राइवर्स थे उनके थ्रू बॉम्ब्स या कुछ और मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जो लोअर लेवल के लोग थे और ब्यूरोक्रेसी में, फॉर एग्जांपल पियंस हो गए, क्लर्क्स हो गए, वो अलग से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जो भी मूवमेंट है इसको अच्छे से प्रोपोगेट किया जा सके। इनडायरेक्टली काफ़ी लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जेपी नारायण का नाम सुना होगा, सुना जेपी नारायण? नहीं सुना? इमरजेंसी सुना होगा आपने, वो तो याद होगा आपको। हाँ, कब लगी थी इमरजेंसी? हाँ, 1975 में। लगी क्यों थी? वो लगी थी कि एक तो लगी थी इंडो चाइना वॉर, एक लगी थी इंडो पाक वॉर, और एक लगी थी एक्सटर्नल अग्रेशन वॉर, इंटरनल अग्रेशन वॉर। इमरजेंसी में वो वाली कह रहा हूँ जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी हाँ, वो 1975 में। पावर्स वो कर दी थी, मतलब उसको हाँ हटा दिया था ना इन्होंने, हाँ, तो उसने फिर मतलब इमरजेंसी लगा दी थी कि दोबारा वो उसको हटाया बाद में था। ठीक है, वो सारी मूवमेंट जेपी की थी। हाँ हाँ, वीके मैनन। हाँ, नहीं वो इशू नहीं था, जेपी नारायण का अलग इशू था। इन्होंने कुछ टोटल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी इनके अगेंस्ट हाँ कि सर, हाँ। स्कूल में की थी इन्होंने, बच्चे भी इनके साथ हो गए थे सारे। हाँ हाँ, ठीक है, वो वाली। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तब इनका नाम आएगा। इनडायरेक्टली जेपी नारायण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है ये पोस्ट मतलब साथ इंडिपेंडेंस में में। इनकी डेथ भी हुई थी ना, इन्होंने भूख हड़ताल की थी शायद, वही है। नहीं वो नहीं है ये। ठीक है,
आरपी गोयनका थे इसमें, अभी आपने ये सुना होगा आरपी गोयनका ग्रुप, मुझे लगता है ये इंडियन एक्सप्रेस इन्हीं का है, आरपी गोयनका का, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ लोग थे। बीजू पटनायक, उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक, उनके फादर बीजू पटनायक, ठीक है। हाँ। तो ये कुछ लोग थे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी में काफ़ी पॉपुलर थे और काफ़ी काम करते थे। और भी काफ़ी लोग थे इसमें, सुचेता कृपलानी, ठीक है। टॉप लीडरशिप तो सारी उठा ली उन्होंने, और फिर इन लोगों ने मूवमेंट को काफ़ी आगे लेके गए, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी इस बार कोई कसर छोड़ी नहीं रोकने में, इनको अरेस्ट किए, लाठीचार्ज की, फायरिंग की, और फाइनली गांधी नेक्स्ट ईयर 1943 में भूख हड़ताल करते हैं, और फिर उससे इनका मोराल और बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान डे की अनाउंसमेंट कर देते हैं जिन्ना, कि अब हम अगस्त 23 को कुछ पाकिस्तान डे मनाएंगे इस टाइप का, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी है, एक तो कम्युनल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से फेमाइंस, इस टाइम पे बंगाल में फेमाइन आता है 1943 में, और ऑलमोस्ट कुछ 30 लाख लोग मर जाते हैं। इमेजिन करना भी मुश्किल है, उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से 30 लाख लोग खाली फेमाइंस की वजह से मरे, और वो फेमाइन जो था वो मैन मेड था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने की कमी है या प्रोडक्शन कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा ख़राब हो गया है। उस टाइम पे एक तो आर्मी की नीड थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आर्मी को राशन चाहिए, तो सारा डाइवर्ट हो गया है, सारे चैनल्स कहीं ना कहीं टूट गए हैं, सप्लाई चेन इनडायरेक्टली, जिसको आज हम सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है। बर्मा से उस टाइम पे आता था चावल, उसका उन्होंने बंद कर दिया इंपोर्ट। और भी काफ़ी इवेंट हुए जिससे फेमाइन काफ़ी प्रोपिगेट हुआ, और ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों की डेथ हो गई, और फाइनली लोग काफ़ी परेशान हैं, और इंडियन लीडर्स भी ढूंढ रहे हैं कोई चैनल कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे एक सेटलमेंट पे आया जाए। तो फाइनली सी राजगोपालचारी एक फार्मूला लेके आते हैं जिसका नाम था सी राजगोपालचारी फार्मूला। इसमें वो कहते हैं कि मैं एक फार्मूला पेश कर रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट में आ सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को हमारी डिमांड माननी पड़ेगी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद आप भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद अगर हमें फुल इंडिपेंडेंस मिलती है तो फिर हम डिसाइड करेंगे वोटिंग से कि पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और बंगाल में अलग होना है या नहीं। और अगर मेजॉरिटी कहती है कि अलग होना है तो फिर प्रोविंस अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंटर रहेगा। कॉमन सेंटर का क्या काम है? डिफेंस देखना, कम्युनिकेशन देखना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन जिन्ना नहीं मानते हैं, कहते हैं कि सारी पॉपुलेशन रेफरेंडम नहीं कर सकती, बस मुस्लिम्स ही इस रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करेंगे, बस मुस्लिम्स वोट करेंगे और फिर डिसाइड होगा कि अलग होना है या नहीं। और उनको कॉमन सेंटर की डिमांड भी मंजूर नहीं थी। मोरलेस जिसकी भी वजह से हुई है, हमें फ़िलहाल ब्लेम जिन्ना को ही करना है, ठीक है। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं लेकिन मेजरली जिन्ना ही था, ठीक है। हाँ, कोई भी नहीं चाहता था, नेशनल लीडर तो कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन जब एक स्टेज वैसी आ गई कि पता है कि अब तो कुछ सोल्यूशन बच ही नहीं रहा, तो वायलेंस से बेटर है कि प्यार से पार्टीशन करवा दो। लेकिन उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, इंडिया डिमांड कर रहा था कि पार्टीशन तो हो लेकिन मैक्सिमम यूनिटी के साथ, जितना मिनिमम एरिया इनको जा सके उतना मिनिमम जाना चाहिए। तो वो पहले वो तो मांग रहे थे पूरा पंजाब, लेकिन क्या हुआ, पंजाब डिवाइड करना पड़ा।
हाँ, वेस्ट पंजाब उनके पास है और ईस्ट पंजाब हमारे पास है, ठीक है। बंगाल को भी डिवाइड करके दिया उनको, ईस्ट बंगाल उनको दिया, वेस्ट बंगाल हमने रखा। जम्मू एंड कश्मीर का अलग इशू है, जम्मू एंड कश्मीर को तो वो डिवाइड थोड़ी किया, वो तो हुआ है ना, वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती लिया हुआ है, उसमें कोई लीगल थोड़ी है, ये तो लीगली है ना कि हाँ भाई ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी तो इंडिया तो सारा ही क्लेम करता है ना, चाहे इंडिया के पास नहीं है, इंडिया ने थोड़ी माना कि हमने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे लाहौर वाला पोर्शन ये तो उनका ही है, इसमें हम थोड़ी कह रहे हैं कि हाँ हमारा कुछ है। इवन एक वॉर में तो हम लाहौर तक पहुँच गए थे, हमारी आर्मी वहाँ से वापस आई है। हाँ मतलब सिर्फ थोड़ा सा रह गया था, हाँ, वो गलती की इन्होंने। पहुंच गई थी उधर, क्या करना था वहाँ जाके भी, लेकिन ले लेंगे सर अपनी टेरिटरी। अपनी नहीं है ना, वही तो इशू है, अपनी कैसे है? पीओके हमारी है, हमारा क्लेम है उस पर, ये तो हमने डिवाइड करके दिया हुआ है भाई, डिवाइड हुआ है ना उस टाइम का। कोई नहीं चाहता कि डिवाइड रहे, ठीक है। हाँ नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा है कि कंट्री तो एक ही थी, ठीक है, डिवाइड हुआ गलत हुआ, लेकिन चाहे हाँ पूरी कंट्री हो, लेकिन घर का एक किस कॉर्नर बड़ा बिग होता है। यार, इसमें ना डिबेट ये है कि घर का एक होना, वो भी तो डिमांड कर सकते हैं, उनके घर का इतना बड़ा होना आपके पास है। अब जहाँ पे मेजोरिटी, अब जहाँ पे एक घर वाले ज़्यादा मेजोरिटी रहते हो उधर रहना उनका है, ये या अकेले ये रहना तो ये तो फिर मेजॉरिटेरियन जस्टिस हो गया ना, मेजॉरिटी थोड़ी डिसाइड करेगी कि क्या होगा, नहीं, जहाँ पे हर किसी को हक है, हर किसी को डिसाइड करने का हक है। आप कहोगे कि हाँ मेरे को भी चावल ही खाने, नहीं है मेरा मन चावल खाने का, मेरे को खाने रोटी खानी है, ठीक है। टेरिटरी छोड़ के यार दूसरी भेज सकते हैं। यही तो बात है ना, यही तो आपको अभी वो माइंड इतना ब्रॉड नहीं हुआ है इस पैरेलल्स के बाहर सोचने का, अभी वही वहीं घुसा हुआ है जहाँ पे सोसाइटी ने सिखाया है। थोड़ा बुक्स पढ़ो, थोड़ा होगा चेंज। अभी इनडायरेक्टली मैं नहीं कह रहा कि हमें उनको कुछ देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ एक हो, लेकिन हो कंसेंसस के साथ, फिर से वायलेंस के साथ हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। हाँ, लास्ट में तो वायलेंस से ही हुआ ना, और अभी भी वायलेंस से ही अगर हम लेंगे तो फिर क्या होगा। और वैसे इंडिया को भी पता है पॉसिबल नहीं है वायलेंस के साथ लेना, ठीक है। आप देखो कोई भी एरिया जो वायलेंस से या बिना उनकी मर्जी से आपने ऑक्यूपाई किया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रहता है इशू ही हमेशा, नाम आपका चल जाएगा लेकिन सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चलती रहेगी। नोगार्नो काराबाख के बारे में सुन रहे होंगे आजकल, न्यूज़ में चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान। यूक्रेन का तो पता है, यूक्रेन का डोनबास रीजन, वहाँ पे क्या इशू है, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो रशियन एथनिसिटी की है, एरिया यूक्रेन के पास है, वो लोग ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। रशिया ने रेफरेंडम करवाया और उन्होंने अपनी साइड कर लिया उनको। सर ये जो पाकिस्तान है तो इसकी मतलब होता है रूल्स, रूल्स इसकी साउथ वाली में कितनी है, केरला देख लो आप, तमिलनाडु देख लो, तक इसके रूल्स हैं। पाकिस्तान की रूट्स कैसे हुई केरला में? सर इधर इतनी रूल्स है इसकी, इधर से फिर वो मत नहीं करते, सीधा बंदे लेते, सीधा ऊपर उधर वो अपना फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तुम्हारी डिबेट घुसती जाती कहीं कहीं बहुत कॉर्नर्स पे। फिलहाल हम चल रहे हैं लियाकत देसाई पैक्ट की तरफ। क्या है लियाकत देसाई पैक्ट? सी राजगोपालचारी फॉर्मूला फेल होने के बाद लियाकत देसाई पैक्ट आया। दोनों लियाकत जो थे वो लीडर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम लीग के, और बुल्ला भाई देसाई ये डिप्टी लीडर थे और ये लीडर थे कांग्रेस के। तो फाइनली मिलके डिसाइड करते हैं कि कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, और फाइनली मानते हैं कि हम दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएंगे और हमारे इक्वल मेंबर्स होंगे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे इक्वल मेंबर्स होंगे और फिर 20% सीट्स जो होंगी इक्वल मेंबर होंगे किसके, कास्ट हिंदूज के और मुस्लिम्स के, ठीक है। और 20% रिजर्वेशन होगी माइनॉरिटीज़ के पास। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्होंने पैरिटी ले आए, ठीक है। कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स जो वो बराबर जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये डिवाइड फिर से क्रिएट होना शुरू हो गया कि
डिप्रेस क्लास जो है वो हिंदू सोसाइटी से अलग है, ठीक है। लिखो चलो, ये थोड़ा थोड़ा ख़त्म करते हैं अभी जो भी बचा हुआ है हमारा। कहाँ तक लिखा था हमने? अगस्त ऑफर। क्रिप्स लिखिए, क्रिप्स प्रपोजल 1942। 42, हाँ। फर्स्ट पॉइंट, एंड इंडियन यूनियन with dominion status. Second point, the free India would decide whether to remain in Commonwealth or to withdraw from it. Next point, Constituent Assembly would be established after the war. नेक्स्ट पॉइंट है ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वॉर। ये एक ही है मतलब, which comprises of Indian members, which comprises of Indian members only, full stop, members from the provinces were indirectly elected and princes nominate their members. Next point, any province not willing to join the constitution could have a separate constitution, separate constitution and form a separate union. The Constituent Assembly, next point, Constituent Assembly and British government negotiate the transfer of power and to safeguard racial and religious minorities. Next point, meanwhile, defense remains in British hand and Governor General's power remain intact. Intact.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें कंक्लूजन लिखिए। क्रिप्स मिशन apart from creating a concrete plan for Constituent Assembly also creates a blueprint for partition. नेक्स्ट लिखिए सी राजगोपालचारी फॉर्मूला। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स ए टैसिट एक्सेप्टेंस, इट्स अ एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। इनडायरेक्ट लिख लीजिए, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर, हाँ, ऑफ लीग्स, लीग्स मतलब मुस्लिम लीग की बात चल रही है, लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गांधी सपोर्टेड दिस एंड सावरकर अपोज्ड। नेक्स्ट लिखिए प्रपोजल्स, क्या प्रपोजल्स थे सी राजगोपालचारी के। फर्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग टू एंडोर्स एंडोर्स ENDORSE कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस एपोस्ट्रोफ S डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। लीग टू सपोर्ट, सेकंड पॉइंट, लीग टू सपोर्ट कांग्रेस in forming a provisional government at center, forming a provisional government at center. Third point, after the war the entire population of northwest and northeast decide by plebiscite to form a separate sovereign state or not, separate sovereign state or not. State or not. Decided by plebiscite, PLEBICITE। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड मान लो कि कोई भी लेजिस्लेशन है वो सीधा लोगों के बीच में जाएगी, वोटिंग होगी, हाँ या ना में, हाँ हो गया तो फिर वैसे आएगा और ना हो गया तो फिर वैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीर के प्रोविज़न में था कि जब कश्मीर एक इकट्ठा हो जाएगा फिर कश्मीर की सारी पॉपुलेशन प्लेबिसाइड करेगी और फिर डिसाइड किया जाएगा इंडिपेंडेंट रहना है या इंडिया के साथ रहना है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में था। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ पार्टीशन
comma, agreement to be made jointly for defense, commerce and communication. Commerce and communication. Next point. This partition provision become operative only if Britain transferred full power to India. नेक्स्ट लिखिए दिसाई लियाकत पैक्ट। दिसाई लियाकत LIAQUAT पैक्ट। देखिए इसमें प्रोविजंस, फर्स्ट पॉइंट है इक्वल नंबर ऑफ persons nominated by the Congress and the League in central legislature. सेंट्रल लेजिस्लेचर, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही बात है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड पॉइंट 20% सीट्स रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज। नेक्स्ट लिखिए वेवल प्लान। वेवल जब दिसाई लियाकत पैक्ट में भी कुछ कंक्रीट नहीं निकला, दिसाई लियाकत पैक्ट क्या कहता है? इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड द लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। बराबर लोग भेजे जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस की तरफ से और लीग की तरफ से। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस कहीं ना कहीं बराबर मेंबर भेजेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्या हो गया? अच्छा, इसके बाद भी जब कुछ कंक्रीट नहीं निकलता तो फाइनली उस टाइम के वाइसराय होते हैं लॉर्ड वेवल, तो वो कहते हैं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि जल्दी किसी ना किसी सोल्यूशन पे आओ। अभी वॉर भी ख़त्म होने वाली है और जल्दी जल्दी निकलना है, खर्चा बहुत हो रहा है, अभी नहीं इंडिया को संभाल सकते, अभी जल्दी जल्दी करो और हाँ भागने वाली बात करो। तो फिर वेवल आते हैं, वेवल तो यहीं पे होते हैं, आएंगे कहाँ से? वेवल प्लान पेश करते हैं। लिखिए इसमें इट्स अ प्लान नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट फॉर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट फॉर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आने वाले 1-2 साल में आप ज़रूरी क्वेश्चन देखोगे, या तो प्रीलिम्स में या मेंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है लॉज बनाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली क्या करेगी? कॉन्टूर्स डिसाइड करेगी, बॉर्डर डिसाइड करेगी कि आपको किस फ्रेमवर्क के बीच में लॉ बनाना है, ठीक है। लॉ नहीं डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा उसके मुताबिक लॉ बनाएगी। अभी आपने पढ़ लिया पॉलिटी, आपकी ख़त्म है ना। जुडिशियल रिव्यू पता होगा क्या है?
क्या जुडिशियल रिव्यू? हाँ वही कोर्ट्स जजेस से रिलेटेड है कुछ है ऑब्वियसली जुडिशियल है तो जजेस से रिलेटेड होगा। मतलब जुडिक्शन जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि आप वो चेक करेगा कोर्ट कि आपने लॉ सही भी है या गलत है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में है भी या नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो लॉ लॉ तो पास हो गया ऑलरेडी, कोर्ट उसको वो खारिज कर देगा कि नहीं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 10% रिजर्वेशन का बिल गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना, उन्होंने अप्रूव कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में है। कोई भी चीज़ होगी उसको चेक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में है या नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं है, मतलब जो पावर लेजिस्लेचर को दी गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है, क्या उससे बाहर कुछ तो नहीं कर रहे वो। तो ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। ठीक है, तो सबसे मेन बॉडी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपकी बॉर्डर डिसाइड कर रही है कि आप इसके बाहर का लॉ नहीं बना सकते। कितने लॉ हैं ऐसे जो खारिज कर दिए गए? फॉर एग्जाम्पल 24th अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी ने लॉ बना दिया कि कोई भी लॉ जैसे प्रोटेक्शन मिलेगी पीएम को, उसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोर्ट कहता है ऐसे कैसे, हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, ऐसा थोड़ी है कि आप आज पीएम बन गए तो कल भी बन जाएंगे, है ना, इलेक्शन तो होनी चाहिए। आप कोई गलती करोगे आपको भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी बाकियों को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया क्यों, अभी न्यूज़ में था। फाइनली सीजीआई ने काफ़ी इस पर एम्फेसाइज किया। सीजीआई से पहले कपिल सिब्बल ने 370 की जब हियरिंग हो रही थी, कपिल सिब्बल ने एम्फेसाइज किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों अलग हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली को अनाउंस कर देंगे कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाए, तो मान लो इनको कोई ऐसा लॉ बनाना है जो यहाँ पे नहीं आता, जो यहाँ पे आता है। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो ये अपने कॉन्टूर ब्रॉड कर देंगे। समझ रहे हो? समझ आई एग्जाम्पल या कुछ और समझाऊं? ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा लॉ बनाना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, इनको भी पता है, तो ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, इतना ब्रॉड कर देंगे और फिर वैसा लॉ बनाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली अथॉरिटेरियनिज्म, मुझे जो करना है मेरे पास पावर है करने की, मैं ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हूँ, मैं ही लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ। ठीक है, तो ये कपिल सिब्बल कहते हैं कि आप कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से कंपेयर कर सकते हैं। 370 को हटाने का प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, अब है लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ऐसे कैसे? ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, लेकिन वो तो 1957 में ही खत्म हो गई, उन्होंने बना लिया तब कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं डिसाइड कर सकती ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं करना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं करना है। अब अभी तो वो अभी है ही नहीं ना, वही तो क्वेश्चन है सारा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अभी तो मतलब मुझे तो मेजरली यही लगता है कि यही वो मान जाएंगे कि हाँ जो भी किया ठीक किया है, लेकिन इनडायरेक्टली कपिल सिब्बल का एम्फेसाइज करने का ये था, उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि आप मान लो आज की लेजिस्लेटिव जो भी हमारी आज की पार्लियामेंट है, इसको ही आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो तो फिर कितना कुछ चेंज हो सकता है ना। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए। अगर मान लो हमारे में प्रोविज़न है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, कल को कोई सरकार आती है कहती नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, अब 5 साल का नहीं हमारे पास 15 साल का टेन्योर होगा, अगर हम जीत गए तो फिर क्या? नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, फिर क्या होगा? कुछ गलत नहीं है उसमें, है ना? गलत क्यों नहीं है? 15 साल तक वो आपके पास कोई राइट ही नहीं है। क्या हो रहा है? 5 साल के बाद आपको कम से कम राइट तो मिलता नहीं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो चेंज करेंगे। 15 साल तक फिर वैसे ही चलेगा, है ना? हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसाइड कर सकती है ना। अभी तो है ही नहीं ना वो, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली मान सकते हैं। कोर्ट कैसे भी कहो,
किसी को तो मतलब मानना पड़ेगा ना कि ये बिका हुआ नहीं है। अगर सब पे ही वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं भी है तो भी मान के चलो कि इंडिपेंडेंट ही है, आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? वेबल प्लान पे। लिखिए प्रपोजल। फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ all other members were Indians. All other members were Indians. Second point, all other were Indians. Second point, caste Hindus and Muslims have equal representation. ये वेवल में था, have equal representation. Third point, this arrangement works as interim government under 1935 Act. Work under 1935 Act. 1935 Act. Next point, Governor General use his veto on the advice of ministers. Advice of ministers, yes. For Governor General Executive Council, next, for Governor General Executive Council, a joint list to be prepared by joint list council, a joint list to be prepared by all members, all parties, by all parties, but if they were not able to present a joint list they present, comma के बाद they present separate list also, they present separate list also. Next point, possibility of constituent assembly after war. आफ्टर वॉर, तो वेबल भी कुछ अच्छे से कर नहीं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, इनके प्रोविजन ही वैसे थे। एक तो कह रहे हैं कि कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें भी पंगा यहाँ पे फंस गया, कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम लीग कह रही है कि सारे मुस्लिम मेंबर हमारे होने चाहिए, कांग्रेस कह रहे हैं हम कोई हिंदू बॉडी थोड़ी है, हम भी मुस्लिम मेंबर भेज सकते हैं, जिन्ना माने नहीं। और फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे ये प्लान भी, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पे इंसिस्ट कर रही है कि अगर वो कोई मुस्लिम मेंबर नहीं भेजेगी तो कहीं ना कहीं उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये बस हिंदू बॉडी है, ये मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, या फिर ये एंटी मुस्लिम्स हैं। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कम से कम एक बंदा हमारा जाए, जैसे मौलाना आज़ाद, ठीक है, उनको भी तो भेजना है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो कांग्रेस के मेंबर हैं। तो फाइनली इस पर भी कुछ कंक्रीट होता नहीं है और वॉर 1945 में ख़त्म हो जाती है। अभी ब्रिटिशर्स पे भी काफ़ी प्रेशर है कि अब जल्दी से इंडिया को आज़ाद करो। आज़ाद करना क्यों है? क्योंकि इलेक्शन सबसे पहले, जैसे पहले हुआ था, नहीं बिल्कुल नहीं,
कोई नहीं है। लेकिन जब आपको ऑलरेडी पता है कि हम इसको सस्टेन कर ही नहीं सकते, अब हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, चीज़ ही इतनी मतलब अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, अगर हम इसको ज़बरदस्ती रखने का ट्राई भी करेंगे तो भी हम नहीं रख सकते। तो इससे अच्छा जब आपको पता है कि हम नहीं रख सकते तो चुपचाप निकल जाओ, है ना। और कहीं ना कहीं जो भी इनके सपोर्टर थे, जितने भी इनके सपोर्टर थे, फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, वो सभी कह रहे थे कि आपको अपनी कॉलोनीज छोड़नी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज अच्छी रहे, ठीक है। और उससे भी मेन बात 1945 में जब वॉर ख़त्म होती है तो फिर सुपर पावर कौन बन जाता है? यूएस और यूएसएसआर। ब्रिटेन की इकोनॉमी ऑलरेडी डिवास्ट हो गई है, मैंने बताया आपको जर्मनी ने कैसे बॉम्बिंग की थी ब्रिटेन की सिटीज़ पे। तो ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पा रहा, वो कैसे एक कॉलोनी को सस्टेन करेगा जिसकी पॉपुलेशन पूरी हॉस्टाइल हो रखी है उसके अगेंस्ट। तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अब तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन निकलने के लिए चाहिए सेटलमेंट, ठीक है। ब्रिटेन हमेशा क्लेम करता था कि वो यहाँ पे प्रोविडेंशियल मिशन के लिए आया है। क्या प्रोविडेंशियल मिशन? नहीं, प्रोविडेंशियल मिशन या वाइट मैन्स बर्डन, ये तो ख़राब लोग हैं, इनको तो रूल करना नहीं आता, हम आएंगे इनको रूल करना सिखाएंगे। और मान लो अब ये रहे कितने 200 साल, है ना, ऑलमोस्ट, इवन ज़्यादा ही रहे, 1600 में आए थे और 1947 में गए, कितने 347। लेकिन 1600 से रूल तो नहीं स्टार्ट हुआ ना इनका, रूल तो ऑलमोस्ट 1757 के बाद मान सकते हैं, जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स मान सकते हैं इन्होंने इंडिया पे रूल किया, ठीक है। और 200 साल में 200 साल के बाद जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम भाई जो आप करने आए थे वो तो करके जाओ, कि हम आपको रूल सिखाने आए हैं, ठीक है। अब इनके पास अपनी इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि इंडिया में ये पावर ट्रांसफ़र करें, लेकिन हो सब पीसफुली, ठीक है, उसके बाद भी कोई वायलेंस नहीं हो, ठीक है। तभी ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि इनका प्रोविडेंशियल मिशन सक्सेसफुल हुआ, है ना, कि हम यहाँ पे लोगों को गवर्नेंस सिखाने आए हैं, इनको नहीं आता कुछ भी, हम इनको सिखा के जा रहे हैं। और जो आप सिखा के जा रहे हो अगर हमने सीखा ही नहीं तो फिर आप खुद को कैसे जस्टिफाई करोगे, है ना। इनडायरेक्टली ये चाह रहे हैं कि अब पावर ट्रांसफ़र हो और वो पावर ट्रांसफ़र पीसफुल हो, कि कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कल हमने फ्रांस की बात की, फ्रेंच कॉलोनीज़ की, अफ्रीका में क्या हो रहा है, कितना वायलेंस हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं। लेकिन इंडिया में मोर और लेस ऑलमोस्ट 75 ईयर हो गए हैं आज़ादी हुए, तो कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग इवेंट हुआ नहीं है जिससे हमारी डेमोक्रेसी पे कोई प्रॉब्लम आए। छोटे मोटे इवेंट हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है खालिस्तान, है ना, थोड़ा बहुत। इससे पहले 1984 में खालिस्तान का एक इवेंट हुआ, जो भी खालिस्तानियों ने पंजाब में जो भी राइट्स वगैरह हुए, ठीक है। और कश्मीर का इशू, नॉर्थ ईस्ट में जो भी वायलेंस है, ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लार्ज स्केल इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली अब ये चाह रहे हैं कि पीसफुल सेटलमेंट हो, और इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा अंडर क्लीमेंट एटली ही आते हैं वापस, सॉरी क्लीमेंट एटली नहीं, क्रिप्स, अलॉन्ग विथ 2 अदर पर्सन, उनकी कैबिनेट के मेंबर होंगे, ठीक है। और फाइनली प्रपोजल रखते हैं कि अब हमें जाना है, प्लीज़ हमारे प्रपोजल मान लीजिए। तो पहला प्रपोजल वही डोमिनियन स्टेटस, दूसरा प्रपोजल कि अब 3 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आएंगे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास और जो भी हैं, ठीक है, उड़ीसा वगैरह। ग्रुप बी में आएंगे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो वेस्ट में है, फॉर एग्जांपल सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ग्रुप सी में आएंगे, नहीं, ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो ईस्ट में है, बंगाल और असम, ठीक है। हमने कहा 3 ग्रुप बन जाएंगे, तीनों ग्रुप मिलके बैठेंगे और एक
कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सेंटर के लिए, तीनों ग्रुप अलग अलग बैठेंगे और अपने ग्रुप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे, और तीनों ग्रुप अलग अलग बैठ के अपने अपने प्रोविंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोविज़न थे इनके, और ये प्रोविज़न फाइनली मान लिए जाते हैं बाई कांग्रेस एंड डोमिनियन स्टेटस भी मान लेते हैं इस बार वो। और माना क्यों? वॉर ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर अभी नहीं मानेंगे, आने वाले 5 साल तक फिर से एम्पायर थोड़ा स्ट्रांग हो गया तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए जो मिल रहा है चुपचाप जल्दी जल्दी ले लो और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, फाइनली डोमिनियन स्टेटस पे भी मान जाते हैं, लेकिन नेहरू का स्टांस थोड़ा अलग रहता है। यहाँ तो मान जाते हैं, इसमें एक ये भी प्रोविज़न था कि अगर आपको ग्रुप छोड़ना है तो आप पहली जब जनरल इलेक्शन होगी उसके बाद आप कोई भी प्रोविंस है वो डिसाइड कर सकता है कि आपको ग्रुप छोड़ना है या नहीं। नेहरू कहते हैं इससे पहले इलेक्शन हो गई थी, एक्चुअली 1946 में इलेक्शन हो जाती है सेंटर की भी और स्टेट की भी। ठीक है, प्रोविंसेस की, जिसमें नेहरू या कांग्रेस जो भी है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में मेजॉरिटी अपनी ले आती, 2-3 स्टेट्स में रहती है। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी उनकी नॉर्थ वेस्ट में भी आ जाती है, फ्रंटियर प्रोविंस में भी, पंजाब में भी और असम में भी। इनडायरेक्टली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो नॉर्थ वेस्ट में है उनमें भी 1-2 में उनकी मेजॉरिटी आ जाती है, और एक आधे की जो ईस्ट में उनमें भी मेजॉरिटी आ जाती है। तो कांग्रेस कहती है कि आपकी जो ग्रुपिंग है, तो आप कह रहे हो कि पहली इलेक्शन के बाद आप ग्रुप छोड़ सकते हो। ये हम जो हमारे मतलब पावर वाले प्रोविंस है हम तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे ग्रुप। ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्शन के बाद आपको छोड़ना है। तो जिन्ना कहते हैं कि ग्रुपिंग तो कंपलसरी है, ग्रुपिंग तो होगी। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है, दोनों डिसाइड करते हैं। क्या हो गया? जाओ। फाइनली जिन्ना को लगता है कि नेहरू या कांग्रेस फ्रॉड कर रही है, ये बस एक ही प्रोविज़न मानेंगे कि हम सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, उसके बाद कुछ मानेंगे नहीं, तो फाइनली वो डे अनाउंस कर देते हैं कि अब तो आ गया है डे ऑफ डिलीवरेंस, अब तो होगा 1-on-1 वॉर। अब सीधा स्टार्ट हो जाते हैं दंगे पूरे इंडिया में, हिंदू मुस्लिम। महाराष्ट्र हो गया, पंजाब का पोर्शन हो गया, मेनली बंगाल, कुछ 5,000 लोगों की डेथ हो जाती है थोड़े से टाइम पे। ठीक है, और मूवमेंट पूरा वायलेंट हो जाता है। उसी बीच कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंटर कर जाती है, वहीं वेवल मना के मुस्लिम लीग के मेंबर्स को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले आते हैं। लेकिन फाइनली मुस्लिम लीग क्या करती है, काम करने नहीं देती, कुछ भी हर प्रोविज़न पे रोकती है, और फाइनली कांग्रेस वाले जा के परेशान करते हैं ब्रिटिश सरकार को कि प्लीज़ यहाँ तो इनको बोलो काम करने दें, यहाँ तो इनको हम छोड़ के जा रहे हैं। तो फाइनली एटली की स्टेटमेंट आती है। एटली इनके पीएम थे उस टाइम पे। वहाँ पे भी सरकार चेंज हो जाती है, इलेक्शन होती है। पहले विंस्टन चर्चिल थे, अभी क्लीमेंट एटली आ गए हैं। तो ये भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, तो ये उनके पीएम आज आ जाते हैं, और 20 फरवरी 1947 को स्टेटमेंट इशू करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक छोड़ के चले जाएंगे, आपने कुछ सेटलमेंट करनी है तो करो, वरना हम जा रहे हैं, अपना देख लो। ठीक है, हाँ, 20 अगस्त 1947 को कहते हैं कि हम 1948 तक हम चले जाएंगे। आप ये फरवरी में कहता है। ठीक है, और इसके बाद फिर माउंटबेटन आ जाते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 जून 1947 को अपना माउंटबेटन प्लान पेश करते हैं कि अब डिवीज़न कैसे होगा, और फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग पार्टीशन होती है, और फाइनली इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है, और उसके कुछ प्रोविजंस रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरा डिसाइड होता है कि पार्टीशन में कैसे लागू होंगे। ठीक है,
प्रोविजंस। लिखो फिलहाल आप ये कहाँ तक लिखा था हमने, वेवल प्लान, लिखिए कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट पॉइंट, preference of United India, preference of United India to save British prestige, save British prestige, provision of grouping, second point, provision of grouping, ग्रुप ए, हाँ साथ में नीचे लिख लो, ग्रुप ए में डैश डाल के लिखो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। ग्रुप बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द वेस्ट। ग्रुप सी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 3 टायर, हाँ टायर TIER, 3 टायर मतलब 3 लेवल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट provincial, sectional and union level. Next point, in Constituent Assembly A, B and C groups, A, B and C groups and C groups sit separately and decide constitution for their group and provinces. Next point, all groups sat together and form union constitution. Next point, common center to control defense, communication and external affairs. Next point, residuary powers, पावर्स टू प्रोविंसेस। कौन सी होती है रेजिडुअरी पावर्स? जिनका कोई मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, जो रेजिडुअरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, उन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रोविंसेस को दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू इंटर into any agreement with successor government or British government.
Next point, after first election, province can leave the group. Can leave the group. Group. Next point, nominated members of princely states in constituent assembly. Of princely states in constituent assembly. हाँ, in constituent assembly. नेक्स्ट लिखिए एटली स्टेटमेंट. एटली, ATTLE, एटली एपोस्ट्रोफ S. स्टेटमेंट 20 फरवरी 1947. फर्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर. वन सेंटर. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट, Attlee issued a deadline of 30 June 1948. Attlee issued a deadline of 30 June 1948 to leave the country. Next point, power of princely states should not be transferred to any successor government. Any successor government in British India. And Mountbatten would replace British India. And Mountbatten, Lord Mountbatten would replace Wavell as Viceroy. Wavell as Viceroy. तो फाइनली वेवल चले जाते हैं, माउंटबेटन आते हैं और फिर डिवाइड हुआ. इनडायरेक्टली हमारा कुछ बचा हुआ है, कुछ मतलब इनडायरेक्टली क्या है, एक तो माउंटबेटन का प्लान और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, वो आप क्योंकि लिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, जो हम क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है तो हम वो टॉपिक कर लेते हैं जो हमारा बचा हुआ है. एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात हमने की थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा बचा हुआ है. क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ? हाँ, उन्होंने हमारा पैसा यहाँ से लेके ड्रेन कर दिया वहाँ पे. ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादाभाई नौरोजी ने. इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. क्या लगता है आपको कैसे कैसे हो सकता है उन्होंने हमारे यहाँ से पैसा लिया होगा वहाँ पे ब्रिटेन में? हाँ, एक्सपोर्ट्स मेनली. ठीक है, और टैक्सेस तो नहीं कह सकते, ट्रिब्यूट्स कह सकते हैं. ट्रिब्यूट्स कह सकते हैं किसको? जो उन्होंने सरकारें बनाने से पहले सिराजुद्दौला से डिमांड किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कुछ इन्होंने डिमांड किया. ठीक है,
मीर कासिम वगैरह से काफ़ी पैसे लिए इन्होंने, तो ट्रिब्यूट्स के फॉर्म में ये काफ़ी पैसा एग्जैक्ट करते थे, वॉर इंडेमनिटी लगा देते थे, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, वो भी ट्रिब्यूट्स में ही आ गया, यहाँ तो चोरी करके लिया, यहाँ तो मांग के लिया, ठीक है। और जो भी है मतलब वो मान सकते हैं ट्रिब्यूट्स में ही, ठीक है। ऐसे तो फिर काफ़ी चीज़ें गई हैं, है ना। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट आज के टाइम पे भी लेते हैं, है ना। एफडीआई आती है, इंटरेस्ट लेके जाते हैं। उस टाइम पे थोड़ा कम था, लेकिन हाँ एक्चुअल में क्या था, इंडियन रेलवे की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट थे उनसे काफ़ी पैसा लिया था, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे डेवलप की थी। वहाँ पे उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट था 2% ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ पे इनको मिला 5% विद गवर्नमेंट गारंटी कि पैसा वापस मिलेगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, मार्केट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, है ना। और फिर इंटरेस्ट जाके कहाँ गया? ब्रिटेन में, ठीक है। और क्या हो सकता है? होम चार्जेस। क्या है होम चार्जेस? कि बंदे बैठे होंगे लंदन में, सर सैलरी लेंगे यहाँ से, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहे खास इंडिया के लिए, लेकिन हाँ वहाँ बैठ के सैलरी इंडिया से लेके जा रहे हैं। और दूसरी सैलरीज, पेंशन्स। अभी क्या होता है, जो यहाँ पे सर्व करता है उसको पेंशन मिलती है ना, लेकिन वो पैसा भी तो इंडिया में ही रहता है, पेंशन लेके कहीं भाग थोड़ी रहा है वो, है ना। लेकिन इनके ऑफिशियल्स क्या करेंगे, रिटायर हो गए, जाएंगे अपने घर, आराम से पेंशन खाएंगे, यहाँ से लेंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। 47 के बाद तो कहाँ ही उनको मिलती होगी, मे बी नहीं मिलती होगी। जो सिविल सर्विसेज वाले थे उनको तो मिलती थी, जो इंडिया के थे उनको तो मिलती होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो क्लेम करते हैं कि यहाँ से उन्होंने पैसा लिया, इंडिया की इंडस्ट्री सारी ख़राब की, उसी पैसे से उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की और फिर वहीं का सामान यहाँ पे भेजा, है ना। यहाँ से पैसा लेके जाएंगे ब्रिटेन में इंडस्ट्री लगाएंगे और पैसा बनाएंगे, वही पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्ट लेके फिर जाएंगे, इंटरेस्ट वहाँ से फिर कैपिटल बन के आएगा, फिर इंडिया में आएगा, सर्कल चले जा रहा है और सारा ऑलमोस्ट ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्लेम थे, लेकिन जो कॉलोनियल हिस्टोरियन है, कौन है कॉलोनियल हिस्टोरियंस? दो तीन टाइप के हिस्टोरियंस होते हैं मेनली। एक तो सबसे पहले कॉलोनियल, जो मेनली कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने का ट्राई करेंगे, उनको बचाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मेनली वो लोग जिनका बिलीफ है कि ब्रिटिशर्स ने जो किया सही किया, थोड़ा बहुत उनको छुपाने का ट्राई करेंगे उनकी गलतियों को, ठीक है। दूसरे आगे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। ये मेनली क्या करते हैं, ये हर किसी चीज़ को सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे जज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस क्या है कि ट्राइबल रिवॉल्ट तो हो रहा है, लेकिन उसमें इंटरनल रिवॉल्ट भी है, वो बस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्लास डिफरेंस, मार्क्स का आइडिया ही यही था, हैव वर्सेस हैव नॉट्स, ठीक है। तो मेनली हर चीज़ को इसके अकॉर्डिंग देखने का ट्राई करते हैं किसी भी इवेंट को। और आते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, ये हर चीज़ में ढूंढेंगे नेशनलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1857 विद्रोह, झांसी की रानी लड़ी थी क्योंकि उसकी एस्टेट ले ली थी, लेकिन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कह रहे हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम सभी मिलके लड़ रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए, है ना। मार्क्सिस्ट कहता है भारत की आज़ादी के लिए कहाँ लड़ रहे तुम, जो पीजेंट्स हैं उन्होंने तो लैंडलॉर्ड से अपने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो भी जला दिए,
तो हर कोई अपने अपने ग्रीवियंस के लिए लड़ रहा है, अपने अपने इशू के लिए लड़ रहा है, ठीक है। और एक होता है सबाल्टर्न ग्रुप, सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ये नया ग्रुप है, ऑलमोस्ट 1990s के बाद ये थोड़े एक्टिव हुए हैं। ये मेनली उन सेक्शन के बारे में बात करते हैं जो जिन पे पहले बात नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल वुमेन का क्या रोल रहा होगा, वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था, या फिर दलित्स पे अत्याचार तो होते थे लेकिन दलित्स ने रिस्पॉन्स क्या किया, किसी बुक में मेंशन नहीं है ना। तो ये मेनली वही पुराने सोर्स खंगालेंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे। अगर हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं या तो नेशनलिज्म के बेसिस पे पढ़ते हैं, या मार्क्सिज्म के बेसिस पे पढ़ते हैं, या कॉलोनियलिज्म के बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वो ग्रुप है जो उन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मिसिंग है। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तो दिखेगा दलित्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन दलित ने कैसे रिस्पॉन्स किया ये कहीं छोटे छोटे इवेंट में ही है। तो ये वो इवेंट ढूंढ के लाते हैं और फिर उनको हाईलाइट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली हम थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे। ये आपके किसी सिलेबस में नहीं है, ये जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये मेनली ऑप्शनल के लिए काम आता है, ऑप्शनल वालों के लिए है। आपको बस वही मान के चलना है जो उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि हर इवेंट की डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है ना। फॉर एग्जांपल 1857 की एग्जांपल दी मैंने आपको, या और भी कोई भी इवेंट, जैसे कैपिटलिस्ट का क्या रोल था 1930 वाली मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडेंस में। कुछ ग्रुप कहते हैं कि कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ ग्रुप कहते हैं कि मूवमेंट विड्रॉ ही उनकी वजह से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि कैपिटलिस्ट एक कभी पूरा कनेक्टेड ग्रुप था ही नहीं, मर्चेंट अलग थे, मर्चेंट सपोर्ट करते थे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट नहीं करते थे। तो उनका अलग अलग आर्गूमेंट है, हमें उसमें नहीं घुसना है, हमें फ़िलहाल वहीं पर रहना है जो हमारी बुक में है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। इससे ज़्यादा वो ऑप्शनल वाले देख लेंगे जो उनको करना है, ठीक है। फ़िलहाल हम थे ड्रेन ऑफ वेल्थ में। तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं वो क्या ट्राई करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने तो लिया ही नहीं है ना, जो लिया तो वो तो आपके फ़ायदे के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हो, एक्सपोर्ट लिए तो क्या हमने उसका पैसा नहीं दिया, पैसा तो दिया ना, लेकिन उतना नहीं दिया जितना सच में मिलना चाहिए था। यहाँ से काफ़ी सस्ता लेके जाते थे और फिर वहाँ पे महंगा बेचते थे, वहाँ पे प्रॉफिट कमाते थे। होम चार्जेस, इसमें वो मानते कि हाँ कुछ ऐसे ऑफिस थे, फॉर एग्जांपल जैसे जो ऑफिसर यहाँ पे ब्रिटेन में रह के सर्व कर रहे थे इंडियन एम्पायर को, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि उन्होंने जो सैलरी ली वो आप उनको ट्रेन मान सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो काम तो इंडिया का ही कर रहे थे, है ना। और अगर आप कह रहे हो कि हमारे सोल्जर्स या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ से पेंशन लेते थे, तो पेंशन तो आप अभी भी देते हो, तो तब ली तो क्या गलत हो गया, पेंशन तो बनती है जो काम करेगा तो, है ना। और ट्रिब्यूट्स वगैरह, इसको उन्होंने नाम दिया प्रोटेक्शन मनी, कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हम आप पे कोई एग्रेशन नहीं करेंगे या आपको एग्रेशन से बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारा जस्टिफाइड है उनके लिए, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ज़्यादा इसको ट्राई करते हैं कि इन्होंने हमारा पैसा लूट लिया, बहुत ज़्यादा पैसा लेके गए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन उसको सोसाइटी की डिप्रीवेशन से देखते हैं कि इन्होंने पैसा तो लिया लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी, हमारी इंडस्ट्री ख़राब हुई, उससे हमारा एग्रीकल्चर ख़राब हुआ और जिसकी वजह से फेमाइन्स आए, है ना। एग्रीकल्चर अब अगर अच्छे से फ्लरिश करेगा तो फेमाइन्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर एग्रीकल्चर अच्छे से फ्लरिश नहीं करेगा तो फेमाइन्स आएंगे। तो इनडायरेक्टली इनका मानना था कि जितने भी फेमाइन्स हैं वो मैन मेड हैं, वो उनमें नेचर का कोई इतना खास रोल नहीं है, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के कारण है सारा, ठीक है। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक और टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये बनी थी साउथ ईस्ट एशिया में मेनली, या फिर मलय पेनिनसुला भी कह सकते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस एरिया में कब्ज़ा कर लिया था। जापान ने मलेशिया हो गया,
सिंगापुर हो गया, बर्मा हो गया, यहाँ पे उसने काफ़ी कब्जा कर लिया। और ब्रिटिश के सोल्जर क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं वहाँ से। लेकिन एक इंडियन ऑफिसर थे मोहन सिंह, वो भागे नहीं, वो वहीं पे रहे। उन्होंने प्लान बनाया कि जितने इन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए होंगे जापान ने, ठीक है, मैं उनको कहूँगा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर मेरे को दे दो, मैं एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाऊँगा और फिर जापानीज़ के साथ मिलके इंडिया को आज़ाद कराऊँगा। 2-3 पॉइंट हो सकते हैं इसमें। तो जापानीज़ के साथ मिलके इंडिया को आज़ाद कराऊँगा, और फिर अगर जापानियों ने कहीं ना कहीं हमें फिर से कॉलोनी बनाने का ट्राई किया तो हमारे पास ऑलरेडी आर्मी होगी उनसे लड़ने के लिए, है ना। और अगर वो हमें इंडिया तक नहीं भी लेके जाते, या जो इंडियंस बचे हुए हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, उन पे ही कुछ एग्रेशन करते हैं, उनको ही उन पे ज़्यादती करते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी हम लोग एज ए आर्मी उन लोगों को बचाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1942 में ये कुछ 16,300 का एक यूनिट बना देते हैं जापानीज़ की हेल्प से, और फिर इंडियन नेशनल आर्मी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन असली फिलिप इनको मिलता है जब बोस इंटर करते हैं सिंगापुर में, ठीक है। बोस आते हैं 1943 में, लेकिन बोस की स्टोरी थोड़ी पहले से स्टार्ट करते हैं। 1938 में बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं इन हरिपुरा सेशन। 1939 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और हराते हैं जो गांधी ने कैंडिडेट सामने किया होता है, पिताबी सीतारामैया, ठीक है, उसको हरा देते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी को बहुत फील होता है कि हाँ अब तो मेरे कैंडिडेट भी नहीं जीत रहे, मेरी अथॉरिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो ये जो रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं वो पास नहीं होती। फाइनली कांग्रेस से प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफ़ा देते हैं और अपना ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक भी कांग्रेस के अंदर ही है, ठीक है, जैसे बाकी ग्रुप बने, स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक है, वैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक भी इसके अंडर ही है। और फिर हमने देखा जब वॉर स्टार्ट होती है 1939 में, तो इनका क्या व्यू पॉइंट है, ये चाहते हैं कि अब हमें एक्सिस पावर्स के साथ मिलके इंडिया को आज़ाद करवा देना चाहिए, ठीक है। इसी व्यू पॉइंट के चलते इनको 1940 में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। लेकिन 1941 के स्टार्ट में ये भाग जाते हैं। इनका एम होता है कि एक्सिस पावर के पास जाऊंगा, वहाँ से हेल्प इकट्ठी करूंगा और फिर इंडिया को आज़ाद करवाऊंगा। तो फाइनली 1941 में जाते हैं अफ़गानिस्तान अंडर द सूडोनेम ज़ियाउद्दीन, झूठा नाम, झूठे वो सारे डॉक्यूमेंट बना के ज़ियाउद्दीन के नाम से जाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से जाते हैं रशिया। हमने ऑलरेडी देखा कि रशिया ने 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन की थी ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। जब ब्रिटेन की साइड से रशिया भी ज्वाइन कर लेता है तो इनको पता है अब रशिया से तो कोई हेल्प मिलने नहीं वाली। फाइनली जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में नाम होता है इनका ओरलैंडो मजोटा। हिटलर के साथ मिलते हैं और हिटलर को कहते हैं कि जितने भी आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े हुए हैं यहाँ पे वो सारे मुझे दे दो, मैं कुछ इंडियन आर्मी टाइप का बनाऊंगा और हम लोग मिलके इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। हिटलर परमिशन दे देते हैं और फिर यहाँ पे बनाते हैं ये फौज, ठीक है। और फिर जो उनके सोल्जर्स हैं यहाँ पे उनको नाम देते हैं नेताजी, ठीक है, इसलिए कहते हैं इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद जर्मनी के साथ जब इनका कुछ टसल हो जाता है या फिर कुछ अच्छा कंक्रीट इनको नहीं मिलता, अब हिटलर है कहाँ ही सुनेगा किसी की, है ना। यहाँ से तब तक 1942 में रस बिहारी बोस, याद है रस बिहारी बोस का नाम लास्ट टाइम हमने कहाँ पे लिया था, जब बंगाल को बंगाल का पार्टीशन ख़त्म किया, दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट की, लॉर्ड हार्डिंगे की लॉर्ड हार्डिंगे की रैली चल रही थी और उन्होंने बम ब्लास्ट किया था वहाँ पे, ठीक है, उस भगत सिंह नहीं सचिन सान्याल के साथ, ठीक है।
तो 1911 की बात है ये। उसके बाद ये भाग जाते हैं और फिर जापान में जाके रहते हैं और वहाँ से अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने का ट्राई करते हैं। जब इनको ऑलरेडी पता चलता है 1942 में कि सिंगापुर में या मलेशिया में मोहन सिंह ने ऐसी कोई आर्मी बनाई हुई है, तो ये जापान से एक ऑर्डर इशू करते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं आके जापान में हम मीटिंग करते हैं और कुछ कंक्रीट प्लान बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भी लेटर भेजते हैं और बोस जाते हैं जापान से जाते हैं वो सिंगापुर, और फाइनली दोनों रस बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस लीड करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को जो मोहन सिंह ने बनाई हुई है। ठीक है, फाइनली वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट कि अब इंडिया को रूल हम यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या होता है, जो तिब्बत की गवर्नमेंट है उसको यहाँ से नॉमिनली रूल किया जाता है। जो तिब्बत से जैसे दलाई लामा हो गया, उनको भगा दिया वहाँ से, तो वो हिमाचल में रह के वहाँ के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इन्होंने भी वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पूरा हम यहाँ से इंडिया के लिए काम करेंगे। और फिर आर्मी में इन्होंने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, रानी लक्ष्मीबाई और वो बटालियन टाइप कुछ। ठीक है, और फाइनली एक यूनिट को भेज दिया कि आप जाओ जापान के साथ और बर्मा में जाके लड़ो ब्रिटिश आर्मी में। वही यूनिट आता है बर्मा और फिर उसी में होता है बैटल ऑफ कोहिमा। वहाँ पे फाइनली पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा सोल्जर्स को और ले लिया जाता है इंडिया। और फिर अब क्या होगा, अब उन्होंने जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े हुए हैं उन पे चलाएंगे ट्रायल। ठीक है, और इन ट्रायल्स का नाम है INA ट्रायल्स। ठीक है, पढ़ा होगा INA ट्रायल्स के बारे में थोड़ा बहुत? नहीं, पहले सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी ख़त्म करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 15 अगस्त 1945 आई थिंक, हाँ, जापान सरेंडर कर देता है फाइनली। ठीक है, और 18 अगस्त को खबर आती है कि इनका जहाज़ ताइवान जा रहा था और क्रैश हो गया। ठीक है, ये थे सुभाष चंद्र बोस। वापिस आते हैं अब INA ट्रायल्स पे। ब्रिटिशर्स बहुत पब्लिक करते हैं इस इशू को कि प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, ये तो गद्दार हैं, इन्होंने जापान के साथ मिलकर अपने ही एम्पायर को प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई किया। अब इन पे पब्लिकली ट्रायल लगाए जाएंगे। तो पहली ट्रायल लगाई जाती है रेड फोर्ट में। सबसे बड़ी गलती ये यही करते हैं कि रेड फोर्ट में पब्लिकली इन पे सुनवाई की जाएगी। और सबसे पहले रखते हैं 3 लोगों को, एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम। सिख है गुरबख्श सिंह ढिल्लों, मुस्लिम है शाहनवाज खान और हिंदू है प्रेम कुमार सहगल। ठीक है, इनडायरेक्टली ट्राई कर रहे हैं कि तीनों कम्युनिटी के लोगों को एक साथ बता दिया जाए कि अगर आप रिबेलियन करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और फाइनली इनको कुछ 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है और क्राउड काफ़ी वायलेंट हो जाता है। पूरे इंडिया में दोबारा से प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 45 में। ठीक है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है, सारी पार्टी सपोर्ट करती हैं और कांग्रेस डिसाइड करती है कि हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस वाले थे वैसे ही लॉयर। ठीक है, तो जितने टॉप लॉयर थे वो पहले ही कांग्रेस में हैं। तो नेहरू हो गया, बुल्ला भाई देसाई हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, किएन कार्डजू हो गए, सभी टॉप के जितने भी लॉयर थे सभी इन लोगों के केस लड़ने का डिसाइड करते हैं कि हम लोग केस लड़ेंगे। और फाइनली 5 से 11 नवंबर 1945 को मनाया जाता है INA वीक, और फिर 12 नवंबर को INA डे। ब्रिटिशर्स के नहीं, जो इन्होंने प्रिजनर्स पकड़े हुए हैं ना, हाँ, अब उन पे ट्रायल चलेगा। ट्रायल का मतलब क्या है, हाँ, अब उनको कोर्ट में लेके जाएंगे, अब वो अपनी सुनवाई करवाएंगे कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, अपने वकीलों के थ्रू। तो इन्होंने कहा हाँ सभी के लड़ेंगे। जो ये 3 तो बस वो थे ना, मेन थे ना, इसके बाद भी हाँ इनको सज़ा दे दी थी 7 साल की।
ठीक है। और ये तो बस 3 है, पकड़े तो बहुत सारे हैं, अभी सभी पे केस चलेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फाइनली HMIS तलवार, ये एक नेवल बेस है, नेवल शिप है बॉम्बे के साइड पे। वहाँ पे भी जो इंडियन सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश नेवल फोर्स में रिक्रूटेड हैं, वो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं और जय हिंद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और जो भी उनका फ्लैग होता है नेवी का, उसको हटा के फ्लैग कांग्रेस के या कम्युनिस्ट फ्लैग लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उन पर ब्रूटैलिटी की जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो सारे निकलते हैं बाहर और फिर सड़कों पे आ जाते हैं। और फिर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट हो जाती है, वायलेंट हो जाती है। कांग्रेस और गांधी कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल अपोज करते हैं कि आर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनको ये लगा कि आज़ादी तो वैसे भी मिलने वाली है और अगर आर्मी वायलेंट हो जाएगी तो एक गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ गलत किया तो आर्मी क्या करेगी, अपने हाथ में सारा रूल ले लेगी। जैसे अभी क्या होता है पाकिस्तान में, आर्मी रूल आ जाता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, या फिर आर्मी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। मुशर्रफ आर्मी के चीफ ही थे, है ना। अभी अफ्रीका की बात चल रही है, अफ्रीका में क्या होता है, डेमोक्रेटिकली जो सरकार इलेक्टेड हुई है, आर्मी आके उसको हटा के अपना रूल एस्टैब्लिश कर देती है कि ये लोग बड़ा करप्शन करते हैं, हम करेंगे रूल। हाँ, अफ्रीका में जितने भी कूप्स हो रहे हैं, कूप्स का मतलब तख्ता पलट, ठीक है, जितने भी तख्ता पलट हो रहे हैं मैक्सिमम यही हो रहा है कि कोई और नहीं कर रहा, आर्मी ही आके कर रही है, कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं कर रहे। वो क्लेम कर रहे हैं कि आप मिलिटेंट ग्रुप को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारा रूल आने तो हम करेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस वगैरह इसको सपोर्ट नहीं करती हैं और फाइनली दोबारा इनको वापस भेज दिया जाता है विद द एश्योरेंस कि आप पे हम कोई ज़्यादा ख़राब कार्रवाई नहीं होने देंगे। और फिर जिन पे चार्जेस लगे होते हैं INA ट्रायल्स में, उनकी सज़ा भी काफ़ी कम कर दी जाती है और फाइनली यहाँ पे मैटर सॉल्व होता है। उसके बाद फिर वो कैबिनेट मिशन वगैरह आते हैं और फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ ही हम हिस्ट्री अपनी ख़त्म कर रहे हैं।